मानना होगा शिंदे गुट आपसे 2 गुना 3 गुना सीटें हैं, आपसे 2 गुना 3 गुना सीटें, तो गद्दार कौन वफादार कौन, जनादेश को तो हमको मानना पड़ेगा ना अनीस भाई। और ईसी की वेबसाइट कह रही है कि शिंदे गुट आपसे 3 गुना ज्यादा है। 84% हमारा स्ट्राइक रेट अमन जी, 71% शेखनाथ शिंदे जी का स्ट्राइक रेट, 62% अजीत पवार जी का स्ट्राइक रेट, इनका स्ट्राइक रेट 20% है। एकनाथ शिंदे जी का स्ट्राइक रेट इनसे 3.5 गुना है। कैसे ये बोल रहे हैं कि कौन असली नकली का फैसला नहीं हुआ है? हम मानेंगे इस गद्दारी को खत्म करने के लिए कुछ वक्त जाएगा, हमें कुछ वक्त लगेगा। मिलिंद देहरा जी का भी ट्वीट है, उनका कहना है कि असली गद्दारी 2019 में हुई थी, 22 में नहीं। यही उन्होंने लिखा है, अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि असली गद्दारी 19 में हुई थी, 22 में नहीं। और एक और बात, कई लोग ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का वंश और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कभी कांग्रेस के वोटों पर आगे नहीं बढ़ सकती। कैसे बढ़ सकती है? ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? तो असली गद्दारी क्या है? सिंह साहब क्या कहेंगे आप? एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है या उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना? आज वही देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो है वो प्रूव कर दिया जो है कि आज वही कांग्रेस के मिलिंद देवरा आदित्य साहब के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, शिवसेना ये है। कांग्रेस के नहीं है और क्या? दूसरा मैं आपको बताऊं कि बाला साहब ठाकरे ने बहुत पहले ये बोला था कि जो है अगर हमको कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो हमारी दुकान हम बंद कर देंगे। वही गलती उद्धव जी ने किया, उन्होंने कांग्रेस के साथ गए और रिजल्ट क्या हुआ जो है महाराष्ट्र की जनता ने दुकान बंद कर दी। तो अब सिंह साहब क्या, अब ये सवाल है क्या, क्योंकि अब असल शिवसेना असली नकली का फैसला जनता ने वोटों के जरिए कर दिया, गद्दार कौन वफादार कौन बता दिया। मेरा आपसे सवाल सिंह साहब ये है कि क्या अब उद्धव गुट के विधायक टूट सकते हैं? क्या आप उद्धव गुट के विधायकों के संपर्क में हैं? क्योंकि कल भी इस तरह की चर्चा थी जब नाना पटोले शिंदे गुट कह रहे थे कि शिंदे गुट के कुछ हमारे समर्थन या में आ सकते हैं, संपर्क में हैं। क्या उद्धव गुट के जो बचे कुचे विधायक होंगे, क्या वो आपके संपर्क में है? आप कुछ कंफर्म कर सकते हैं? देखिए, ये तो क्या है, समय का खेल है, उसके ऊपर है। अभी हमारी महायुति सरकार इतनी मजबूत है कि किसी भी एमएलए की जरूरत नहीं है जो है। लेकिन जो है जो आप बोल रहे हैं वो बात में सच्चाई है कि अभी क्या है, जो नाव डूबने लगती है वो नाव डूब के उसमें लोग उतर करके जो नाव चालू उसमें बैठना चालू करते हैं। ये जो है आपकी पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबल है और ये हो भी सकता है कि और लोग पलायन कर लें उबाटा से और शिवसेना में जुड़ जाएं। धनुष बाण और ज्यादा प्रखर हो जाएगा और ज्यादा सख्त हो जाएगा, बाण की धार और बढ़ेगी, बाण की धार और बढ़ेगी, कह रहे हैं अमन। देखिए, पार्थ पवार ने हमसे बात की है। पार्थ पवार अजीत पवार के सुपुत्र हैं, उन्होंने बात की है। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि क्या ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि एनसीपी को इतनी बड़ी मात्रा में एक अच्छी सक्सेस मिलेगी? हमको ये एक्सपेक्टेड था, पर जनते को नहीं था। जनते जो नैरेटिव हमारे बारे में सेट किया था वो अलग थी, पर हमें मालूम था बिगनिंग से ही कि हमें ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। पार्थ, अगर मैं पूछूं आपसे कि एनसीपी के लिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला वर्कआउट हुआ है, या एनसीपी के लिए जिसे कहते हैं कि कौन से ऐसी चीज जो है वो एनसीपी के फेवर में है जिसकी वजह से लोगों ने आज अजीत पवार की जो एनसीपी है उसे भर भर के सपोर्ट दिया और दूसरे एनसीपी को इतना दिया नहीं है? क्लियर कट विजन, इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, और जो कैंडिडेट्स हमने दिए वो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स थे। वो तालुके के लिए जितने भी विधानसभा के जो कैंडिडेट है वो जनता के लिए वो अप्रोप्रिएट थे। जनता ने उनको पसंद किया कि यही हमारे प्रतिनिधि डेवलपमेंट कर सकते, तो उस तरह से हमने कैंडिडेट्स बहुत अच्छी तरह से दिए। पार्थ, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जब लोकसभा का रिजल्ट आया, अजित पवार की पार्टी एनसीपी जो है उसे सिर्फ एक सीट मिली थी पूरे महाराष्ट्र में, और बड़े पैमाने पे क्रिटिसाइज किया गया था कि अजित पवार की पार्टी को लोगों ने नकारा है, अजित पवार के पीछे अब जनता नहीं है। तब से लेके अभी तक हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी रुझान जो आ रहे हैं, 30 से भी ज्यादा 35 से भी ज्यादा जगहों पे आप लीड पे हो। क्या बदलाव इस 6 महीने में किए गए थे, या किस प्रकार से आपकी पार्टी ने लोगों में जाके काम किया कि ताकि इतना अच्छा रिस्पांस आपकी पार्टी को मिला है? पहले तो लोकसभा का रिजल्ट और विधानसभा के रिजल्ट का कोई कोरिलेशन नहीं रहता है महाराष्ट्र में।
आपने वो 19 में भी देखा है। कांग्रेस का एक खासदार था और एनसीपी के 4, फिर भी हमने 95 सीट्स लाए थे। और इस बार भी हमारी एक है, तो फिर कुछ नहीं, अभी कांग्रेस तो लार्जेस्ट पार्टी हो गई लोकसभा में महाराष्ट्र में। एक खासदार था, तो हमारा एक खासदार रह के भी ओवरऑल विधानसभा के लिए उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है। अभी तो जो भी चल रहा है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। अनीस, आपने और एनसीपी ने लगभग सिमिलर सीट्स लड़े थे लोकसभा का विधानसभा के चुनाव में। कांग्रेस ने 102 सीटें लड़ी हैं और उनके सिर्फ अभी 16 की लीड है, 16 या 17 की। क्या आप मानेंगे सबसे वीकेस्ट लिंक वही है? आप 27 पे आगे हैं, तो क्या उबाटा अब महाविकास आघाड़ी की अगुवाई करेगी? पर हाँ, इतना जरूर है कि आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप में से कोई भी लीडर ऑपोजिशन बनने के लायक नहीं, क्योंकि नंबर नहीं। देखिए, जो मैंडेट अभी जनता ने दिया है वो सामने साफ साफ दिख रहा है। अभी कौन अपोजिशन में, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सवाल यहाँ पे नहीं है। क्या गलत हुआ है देखेंगे, लेकिन अभी भी हमें 2-3 घंटे रुकना, कुछ आंकड़े इसमें बदलेंगे। जाहिर सी बात है कि सरकार बनने से रहा, ये सब चीजें छोड़ नहीं। लेकिन मनीष भाई, जो आनंद ने सवाल पूछा एक महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ। कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटें, 15-16 स्ट्राइक, अभी वोट शेयर 10-10.5% है अभी ईसी की वेबसाइट पर। कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती तो शायद आप बेहतर स्थिति में होते। कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ, क्योंकि ये कहा जाएगा सर कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण का नुकसान शिवसेना, जो आप अपने आप को मानते हैं, वो हुआ है। हिंदुत्व को लेकर जो आपकी छवि है उसको नुकसान पहुंचा है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की वजह से। ये तो शायद आप मानेंगे सर। अनीस जी, देखिए ऐसी बात नहीं है। आज मैं वर्ली की सीट की अगर बात करूं, तो वर्ली में जो अपोजिशन में लड़ रहा है वो कौन है? मिलिंद देवरा कौन थे? वो कांग्रेसी थे। तो आपके पास कांग्रेसी आएंगे तो कांग्रेसी हिंदुत्ववादी बन जाते हैं। शिवसेना कांग्रेस के साथ जाएगी तो शिवसेना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। नहीं, ये तो सर, ये तो बाला साहब ठाकरे के विचार थे कांग्रेस को लेकर, ना अमन चोपड़ा ना आनंद के आइडियोलॉजी पे। ये तो अनीस भाई, ये तो बाला साहब ठाकरे के विचार थे कांग्रेस को लेकर। अनीस, एक और बात आप एक और बात समझेंगे। एक व्यक्ति का किसी पार्टी से पलायन कर दूसरे गुट पर जुड़ना दूसरी बात है, लेकिन एक आइडियोलॉग जैसे बाला साहब ठाकरे, उनके सुपुत्र और उनके पोते अगर छोड़ दें, हिंदुत्व को छोड़कर कहीं और चले जाएं, कोई दूसरा पाला पकड़ लें और आइडियोलॉजिकली ऑपोजिट जो उनके हैं, विपरीत विचारात्मक, जो विचार से एकदम विपरीत लोग हैं, उनसे जाकर अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए अगर जुड़ जाते हैं, स्वाभिमान में नहीं, महत्वाकांक्षा थी। आप देखिए इससे बड़ा नुकसान क्या है? और जनता का जनादेश क्या कह रहा है? जनता का जनादेश आपको सजा दे रहा है ना, जो आपने फैसला लिया। ये कोई मेरे ख्याल से आनंद कल्पना नहीं कर सकता था। शिवसेना यूबीटी के सांसद सुनील प्रभु से लेकर शिवसेना यूबीटी के तमाम नेता मौलानाओं के बीच बैठकर, मतलब शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के सांसद सुनील प्रभु, वहां के बड़े बड़े नेता मौलानाओं के बीच बैठकर उनको वोट देने की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अनीस भाई, शिवसेना, अब मतलब वो शिवसेना, शिंदे कहेंगे वो है शिवसेना, आप जो दावा करते हैं, तो उबाटा गुट को नुकसान हुआ। मुस्लिम तुष्टीकरण, ना आप इधर कह रहे हैं ना उधर के, ना माया मिली ना राम वाली स्थिति हुई। अनीस जी, अरे नहीं सर जी, और सबसे पहली बात, आप मेरा नाम सही से लेना शुरू करें। मेरा नाम अनीश है, आप अनीश कर रहे हैं। ठीक है अनीश जी, ठीक है अनीश जी, मैं माफी चाहूंगा अनीश जी। वो शहजाद पूनावाला ने उस दिन जो किया है, मैं उसको जैसे मुझे सामने कभी मिलेंगे, शहजाद पूनावाला जी को अच्छे से मेरा नाम बता दूंगा मैं। नहीं ठीक है अनीश, सुनिए मेरी बात। नहीं बिल्कुल ठीक बात है अनीश, ये जानबूझकर नहीं हुआ, ये जानबूझकर नहीं हुआ भाई, नहीं बिल्कुल नहीं, आप भरोसा रखिए, नहीं ये गलती है, मानते हैं। अनीश नहीं, अनीश है, ठीक है अनीश जी, ठीक है। देखिए ऐसे